वाला नहीं, ये वाला बाद में। फिर देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर कहाँ के थे, आ जाओ एकदम किताब में घुस जाओ सबको। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहाँ के थे जी, अमेरिका के थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। फिर वो अप्रेंटिस मैकेनिस्ट से मतलब सीखने गए थे, वहाँ से धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, चीफ इंजीनियर तक, ठीक है। उस 26 साल में उन्होंने मैनेजमेंट थियरी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उन्होंने एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा वर्क करे, ठीक है। उन्होंने फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उनका बुक क्या था, शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब किसी भी काम को घिसे पिटे पुराने तरीके से ना करते हुए दिमाग लगा के करना, इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक टूल्स लगा के, टेक्निक्स लगा के करना, इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट को समझ में आई बात। चलो तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या दे रखा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू यूज ऑफ क्या क्या, चेक करते जाओ, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव की क्या सही है क्या गलत है, लॉजिक के हिसाब से क्या सही क्या गलत है, सब चीज़ को अप्लाई करते हुए एंड वेरियस टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करना इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या क्या दे दिया, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, और क्या दे दिया, हाँ टेक्निक्स, while performing the various functions of management is called scientific management। क्लियर हुआ कहानी। चलो क्या क्या दिया इन्होंने, 4 प्रिंसिपल क्या कहते बोलो, बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि घिसा पिटा पुराना बात मत करो, दिमाग लगाओ अपना। हालांकि घिसा पिटा पुराना बात भी बहुत खराब नहीं है, लेकिन अपना भी तो दिमाग लगाओ, कुछ कर सकते हैं क्या इसमें और बेटरमेंट, उसके लिए बोला गया है। पुराना तरीका को गाली नहीं दे रहे हम, ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, उसमें अगर और कुछ बेटर साइंटिफिक टूल्स लगा के और हम बेटर काम कर सकते हैं तो कीजिए। क्यों वही पुराना तरीका करे जा रहे हैं, नया कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं कर। फिर क्या दिया आगे, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या सिखाया था कि अपने अपने अलग अलग बिना मेलजोल का भावना का काम करे जा रहे हो। भाई मेलजोल की भावना के साथ काम करो। डियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय को तुम समझोगी, ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन का है, ये भी तो हमारा है। और एम्प्लॉय भी क्या समझना चाहिए कि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन भी तो हमारी ही है, हमें उसके बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। भावना का होना इज कॉल्ड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सिर्फ भावना का होना, सच में वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमको नहीं पता है, भावना लेकिन है कि हम तुमको बहुत मानते हैं, लेकिन पीठ पीछे हम दुश्मन है कि क्या नहीं, उसकी बात नहीं चल रही। हम भाव दिखा रहे हैं कि क्या है, अपनेपन का भावना है। तो जैसे अपनेपन का भावना है तो भाई दुश्मनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं, अपनेपन का भावना होना चाहिए। पर जब अपनेपन का भावना होगा तभी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूंगा, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहोगे। उसको बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। उसको क्या बोलते हैं, इससे ऊपर लेवल का हो गया ना कि पहले हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेलजोल का भावना होना चाहिए जी। इसके बाद बच्चे भावना होने से काम नहीं चलेगा, भावना को साथ में मिलकर काम भी करना पड़ेगा, समझे। हाँ भावना, हर समझे, भावना समझते हो, हाँ ठीक है। तो भावना के साथ काम भी करना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ये नहीं कि वर्कर्स अपना अपना दिमाग लगा रहा है, मैनेजमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा, अलग दिमाग लगा। भाई दोनों मिलजुल कर काम करोगे ना, और सच में काम करोगे तभी ऑब्जेक्टिव सही टाइम पे अचीव हो पाएगी, नहीं तो अचीव नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सिर्फ फीलिंग्स की बात कर रहा है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अपनेपन का भावना का बात कर रहा है। लेकिन कोऑपरेशन बोलता है कि भावना से काम नहीं चलेगा, मिलजुल के काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि झूठ कहाँ बोला, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, टाइम तुम दे नहीं रहे हो कहीं भी, तो कोऑपरेट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हैं। कौन सा में गड़बड़ हुआ, पार्ट भी पूरा पार्ट भी फाइनेंशियल वही ट्रेडिंग पीएल वाला भूलिए सर कैसे। आराम से पहले सोचो ना। अभी ग्रॉस प्रॉफिट वाला था, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वाला, लेफ्ट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते थे, राइट साइड में सारा इनकम आता था। फिर पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलती थी, फिर नेट प्रॉफिट निकलती थी, बैलेंस शीट बनाते थे। सब भूल गए तो 5-10 मिनट का पॉज लेके किताब लाए हो तो एक बार किताब देख लो, क्वेश्चन बंद करके। बनाना है, छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। अभी जितना टाइम हुआ है उतना नोट डाउन कर लो कि इतना देर हुआ है अभी मेरा, इतना देर बचा हुआ है, 10-15 मिनट थोड़ा सा किताब एक राउंड देख लो कि क्या करना है नहीं करना है। चलो चलो आ जाओ भाई साहब, बाद में कर लेना बाद में। चलो
तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या दिया हुआ है देखो तो, जल्दी जल्दी देख लो चैप्टर अपना। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी, पहला बात अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी, कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करो, हर एक काम को करो देखो। और उसके बाद ओल्ड रूल ऑफ थंब की जगह, ट्रायल एंड एरर मेथड की जगह, जो साइंटिफिक तरीका आपने इवॉल्व करा बेटर तरीका, ठीक है, वो वाले से काम करो। इससे क्या होएगा, एफिशिएंसी होएगी, मतलब कि हमें पता होगा लड़की हमें ये दिस इज द बेस्ट वे, तो हम किधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम से कम कॉस्ट में काम कर जाएंगे, एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस भी अचीव होएगा, कम से कम टाइम में भी काम कर पाएंगे। ठीक है, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे पुराने मेथड्स का, ठीक है, उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको यूनिफाई करेंगे और एक स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे कि दिस इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क, वही काम अप्लाई किया करेंगे। ठीक है, तो बोला कि जो रूल ऑफ थंब हम फॉलो करे आ रहे तो उसकी जगह हम साइंटिफिक वाला अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस यूज ऑफ इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन इंटरनल एफिशिएंसी, तो क्या करेंगे फिर आगे, इंटरनेट को यूज करना है कि नहीं करना, कि पुराने तरीके से करनी, इंटरनेट यूज करना है। बोला हाँ भाई, पुराने तरीके से जो हम करे आ रहे हैं अब उसको हर रिप्लेस करके फिर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, तो साइंस को लाए हम, नॉट ओनली तो घिसे पट्टे तरीके से ही नहीं करते रहेंगे हम, अगर नया कुछ तरीका है इस काम को करने का हम वो वाला काम करेंगे। दूसरा क्या बोला, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, बीच में देखो एक लाइन है क्या कि हमेशा कन्फ्लिक्ट का चांस तो होता है, किसके बीच, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच। कई दफ़ा वो एक दूसरे के राइवल के रूप में भी काम करने लग जाते हैं, क्यों, कई दफ़ा मैनेजमेंट उनको कम पेमेंट करता है, या कई दफ़ा मैनेजमेंट बढ़िया पैसा तो पे कर रहा है लेकिन वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो टेलर साहब ने रिकॉग्नाइज करा कि भाई इनके बीच ना अपनापन है ही नहीं, ये तो लड़े जा रहे हैं आपस में, हारमोनी की कमी, हारमोनी में सौहार्द बोलते हैं, तो बाय हर्ट हम लोग एक दूसरे के हैं, लाइक दैट इज हारमोनी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, बोल्ड लाइन में चेक करो कि देयर शुड बी कंप्लीट हारमोनी, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं, कंप्लीट हारमोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच होनी चाहिए। ठीक है, किसके बीच, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच, एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हारमोनी भी होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एक को कोई तकलीफ है दूसरा उसके लिए हमेशा प्रेजेंट रहे दूर करने के लिए, मैनेजमेंट टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहा, अगर इसमें वर्कर बदमाशी कर, वर्कर को भी चाहिए कि सही से काम करें ताकि मैनेजमेंट भी अपना टारगेट सही टाइम पे अचीव कर पाए, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, मेंटल रिवॉल्यूशन। अब देखो वर्कर का गोल अलग है, मैनेजमेंट का गोल अलग है, बिहेवियर भी अलग अलग हो, तो इनको यूनाइट करना बहुत जरूरी। अब दोनों हमने इतना उनको समझाया, सिखाया, बुझाया, इस तरीके से केयर करा कि दोनों एक दूसरे को अब अपना समझ रहे हैं, दिस इज मेंटल रिवॉल्यूशन, कब नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग आ गई, अब काम सही तरीके से होगा। ठीक है, कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक फॉर ईच अदर, और दोनों बड़ा बढ़िया से चल रहा है आगे। बोथ अपने एटीट्यूड को क्या किया, एन अपोजिशन वाले फीलिंग्स को साइड करा, अपनेपन का भावना को लाया। ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर ईच अदर आया। ठीक है, इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, कि अपने थिंकिंग को एनिमिटी की जगह वो फ्रेंडशिप में बदले, मिलजुल के काम करे। इस तो मिलजुल के काम करेगा तो फिर ट्रेड यूनियन वाला जो आके स्ट्राइक कर देता है कि तुम एम्प्लॉय को काहे तकलीफ दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बंद करवा देता है, ये समझना बहुत आएगी नहीं। तो उससे ट्रेड यूनियन वाला जो कन्फ्लिक्ट होता है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा और हम प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएंगे। फिर क्या दे दिया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि भाई भावना तो हो गया, मतलब वही अपनेपन का भावना तो हो गया, अब शादी ब्याह भी किया जाए, कोऑपरेशन। ठीक है, अलग अलग नहीं रहेंगे, अब मिलजुल के काम करेंगे। ध्यान रखना, भूलना मत, जैसे याद रहे वैसे याद रखो, भूलना मत, बाद में ये मुंह बनाने लगना। हारमोनी था एक्सटेंशन की, कोऑपरेशन वाला था एक्सटेंशन, बैठ के एग्जाम में गाना गा रहे हैं एकदम आराम से बैठ के, पहले भावना होएगा तभी तो साथ रहेगा आदमी, तो पहले हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसके बाद कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि जब इतना बढ़िया अपनेपन का भावना है तो फिर लेट अस गेट मैरिड नहीं बोलेगा, साथ रहते हैं ना, मिलजुल के काम करेंगे, हम घर संभालेंगे मिलजुल के, तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल पे आना पड़ेगा। पहले कौन था, फिर कौन है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, एक्सटेंशन ऑफ हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ध्यान रखना, भूलना मत, एग्जाम में बैठ के गाना मत गाने लगना फिर से बैठ के, इसलिए इतना कहानी सुनाया गया कि याद रहे। एक्सटेंशन का हिंदी होता है, जैसे बिजली का पॉइंट वहाँ से यहाँ लाए ना, तो देखो ना तार वहाँ से वहाँ ऐसे ऐसे करके आए और यहाँ पे एक लगा हुआ है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन, किसी पर्टिकुलर चीज़ को खींच के कहीं और पहुँचा देना। अगला फॉर्म, नेक्स्ट लेवल,
दैट इज एक्सटेंशन, कि उसी का ये बड़ा रूप है। वो जो हमारे बीच भावना थी उसी का बड़ा रूप है कि आज हम लोग शादी कर लिए, तो उसी का अगला रूप है, समझो। पूरा अंग्रेजी का कर लिए एक्सेल क्लास, एक्सटेंशन वर्ड का मतलब नहीं पता रहता है इसको, ठीक है। चलो तो फिर क्या दिया देखो, तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, देखो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इनको रियलाइज होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी सजेशंस वगैरह एम्प्लॉई दे रहा है उसको इनकरेज भी करना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में भी लेकर के रखना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर को भी स्ट्राइक नहीं करना चाहिए कि अब क्या हो गया कि हम ये सब हरकत नहीं करेंगे, हम ये सब हरकत नहीं करेंगे, मिलजुल के काम कर रहा है अब, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब आगे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टेलर क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट जब प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तो सबको पता होगा किसको क्या काम करना है नहीं करना है, ठीक है। परेशानी किसी भी प्रकार की फिर नहीं होगी, नीट एंड क्लीन रहेगा कि किसको क्या काम करना है नहीं करना है, करता रहेगा फिर बैठ के। मैनेजमेंट को क्या बोला, डिक्टेटरशिप मत करो, पेरेंट की तरह बनो, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल अपनाओ, एम्प्लॉय को अपने बच्चे की तरह रखो, कोई तकलीफ है उसको दूर करो, जितना काम करे उसके हिसाब से पैसे भी दो, इनिशिएटिव वगैरह लो, उनको अगर वर्किंग इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करो, अगर उनके बदौलत बहुत पैसा बढ़िया पैसा कमाए हो, काफ़ी प्रॉफिटेबल हुए हो तो उनको भी कुछ बोनस दो, तब ना जा करके ये कॉपरेशन वाला फेज आएगा। ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस के बाद का परिणाम है कि ये जो अपनेपन की भावना पहले अपनेपन की भावना लाई गई है, फिर इनको इतना मोटिवेट करा गया, इतना सपोर्ट करा गया कि अब दोनों मिलजुल के काफ़ी काम कर रहे हैं, ये वाला होएगा। जा रहे हो आप, चलो फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। दूसरा बात बोला कि अगर किसी एम्प्लॉय में आगे बढ़ने की क्षमता है, आगे बढ़ना चाहता है और उसमें वो कैपेबिलिटी भी है तो उसको आगे बढ़ने दीजिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, उनको आगे बढ़ने दीजिए। जिससे क्या होगा, अगर उसको है पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो हमको ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे भी भेजती है ना, हमें आगे बढ़ने का मौका देती, तुमको छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, जुड़ा रहेगा, समय के साथ प्रमोट भी होता रहेगा, स्टेबिलिटी और पर्सनल पे भी फायदा हो गया तुमको जी। यही वाला भर रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बोल दिया कि भाई कहानी तो बराबर बता दिए चारों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, करें कैसे। तो रुको बहुत सारा टूल्स बताता हूँ, पिचकस हथौड़ा सब कुछ पिलास सब दे रहा हूँ, रुको शांति से बताता हूँ कैसे काम करना है। तो दे रहा अलग अलग टूल्स। तो क्या बोला कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पहले दो पार्ट में बांट दो, एक प्लानिंग वाला एक प्रोडक्शन वाला। पहले कौन, प्लानिंग, उसके लिए डर्ट बताया था ना, डर्ट, और इसके लिए रिग्स बताया था। प्लानिंग और प्रोडक्शन, डर्ट DIRT और RIGS, रिग्स। पहले प्लानिंग फिर प्रोडक्शन। तो उससे अलग अलग टूल्स बताया। तो पहला टूल्स क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप। पहले फंक्शन के आधार पे तुमने दो पार्ट में बांट दी और हर एक पार्ट के ऊपर 4-4 CCTV कैमरा, 4-4 बॉस बिठा दिए। बोले तो 4-4 बॉस हो गए, ऑर्डर देने के लिए नहीं है, क्या करने के लिए है, हेल्प करने के लिए है। 4-4 बॉस किस काम के लिए, हेल्प करने के। हालांकि किताब में कई दफ़ा लिख देता है कि दिस इज वायलेशन ऑफ स्केलर, नहीं कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड, बट वैसा कोई कहानी नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार का क्वेश्चन रहे कहीं एक दो जगह अगर देखो तो उसी हिसाब से लिख दिया करो। यहाँ तो भाई हेल्प करने के लिए है ना, क्या का साइंटिफिक मैनेजमेंट जब वो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ये तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत भारी प्रॉब्लम है, अगर ये खतरे में पड़ गया तो काम ही नहीं हो पाएगी सही से। फिर ये गाइडलाइन देने के लिए होते हैं कि सब देख रहा होता है कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे जिसका जो रोल है उसके हिसाब से एम्प्लॉई को वो समझा रहा होता है कि ऐसे करना ऐसे करना, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट में बांट दिया जी, 8 पार्ट में, ओवरऑल 4-4, डर्ट और रिस्क। चलो जल्दी जल्दी बताओ। डर्ट का मतलब डी डिसिप्लिन था, आई से क्या था, इंस्ट्रक्शन कार्ड, फिर आर से क्या था, रूट एंड टाइम, टी का क्या, रूट, टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट, रूट का आर का था रूट कलर। तो समझ में आ रहा है, आगे पढ़ोगे भी बैठ के, कुछ नहीं है। डी किसका काम क्या है, मेथड बताना। डी से क्या, कौन सा ऑफिसर, डिसिप्लिन ऑफिसर, डिसिप्लिन टाइमली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, कौन सा काम कब होना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा ये क्या सजेशंस दे रहा है,
आर मतलब रूट, कौन काम पहले, कौन सीक्वेंस ऑफ वर्क डिसाइड करना है इसका काम है। टाइम, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है इसका काम। टाइम एंड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करना है इसका काम है। फिर रिग्स पे जाओ। आर का मतलब भाई तुम पूरा मशीनरी उसे सब कुछ ठीक ठाक करके रखा करो, रिपेयर वाले बॉस हो तुम। आई का मतलब इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि जो माल हम बना रहे हैं उस तरीके से, जिस ऐसा चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, जिस कलर का चाहिए, जिस साइज का चाहिए, जिस शेप का चाहिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तुम कौन हो भाई? क्वालिटी इंस्पेक्टर हो तुम, इंस्पेक्शन वाले बॉस हो तुम। क्वालिटी इंस्पेक्टर पोस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो हो तुम। फिर क्या आया जी? गैंग बॉस। तो गैंग तो समझते ही हो, गैंग का जो लीडर होता है उसका बोलते हैं क्या? गैंग बॉस। तो यहाँ भी जो एक ग्रुप है ना छोटा सा पर्टिकुलर काम के लिए, उसी के लिए वर्ड यूज किया, दिस इज गैंग, ग्रुप ऑफ पीपल। उसका जो हेड है गैंग बॉस। तो पूरे गैंग का ध्यान रखना किसका काम है? गैंग बॉस। कि भाई मशीन सही से काम करे, वर्किंग एनवायरनमेंट सही कि नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो मेन हेड तो यही हो गया ग्रुप का। फिर और एक कौन आ गया? एस, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस जल्दी जल्दी काम हो रहा है। अब जाके हॉलीवुड वाला उससे जो है सीरियल है फ्लैश, उससे तो कंपेयर नहीं करने लग जाएगा ना स्पीड का। किससे कंपेयर करेगा फिर? बोलेगा उधर उधर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने बना के दे रखा है ना, कितने टाइम पे कितने कॉस्ट पे काम होना चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसका काम है ये? स्पीड बॉस का। आराम से पढ़ोगे, फिर आगे बढ़ो, सीधे आगे जाओ। अगला में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब प्रॉपर साइज, शेप, कलर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज सिमिलर। भाई सिमिलर। छोटा सा स्क्रू गायब हो जाता है, जाके खरीद के ले आते हो। फोन का स्क्रीन गार्ड टूट जाता है, जाते हो फिर उसी फोन का स्क्रीन गार्ड लगवा के सिमिलर साइज कर ले आते हो। अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता तो फिर इस बार तरह टेढ़ा मेढ़ा आता। कितना जरूरी है स्टैंडर्ड, वो वाला स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, ठीक है। रिप्लेसमेंट वगैरह सब आसानी होएगा, फिर फिक्स टाइप का सब कुछ रहेगा हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी मेंटेन कर पाएंगे, कस्टमर को भी आसानी होगी कोई पर्टिकुलर सामान खरीदने में। बार बार एक बार उसको अच्छा लगा तो बार बार वो सामान खरीदेगा, सेम स्टैंडर्ड सेम क्वालिटी का सामान उसको मिल पा रहा है। सिंप्लीफिकेशन क्या बोला? मतलब तुम 50 वैरायटी का सामान बना रहे हो, 50 मशीनरी लगा के रखे हो, सब पे कॉस्ट, सब पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, सबका रनिंग कॉस्ट लग रहा है, इससे कस्टमर तो नहीं बढ़ गया तुम्हारा। क्या ज़रूरत था 39 साइज़ का तुम 28-29 साइज़ का तुम वेस्ट बना रहे थे। 30, 31, 30 कितना पे आता है? 28 के बाद 30 के बाद 32 ऐसे आता है। तो बोलता है कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये क्या सेंटीमीटर्स में होता है, नहीं इंचेज में होता है, ठीक है। तो बोला बहुत सारी कंपनी क्या कर रही होती है, फिर 28, 29, 30, 31 ये भी बना रही होती है। यहाँ भी ठीक है कि चलो थोड़ा सा मोटाया उठाया तो अब 1 इंच उसको और बड़ा पैंट वेस्ट वाला चाहिए। कोई कंपनी आती कर दी 28, 28.5, 29, ये भी है, चेक कर लेना नेट पे जा। लेकिन उसको उतने प्रकार का मशीनरी, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम से तो उतने प्रकार की ऑटोमेटिक मशीनरी दुनिया संसार लगेगा फिर। लेकिन इससे क्या काफ़ी कस्टमर बढ़ जाएंगे उसके। अरे वही कस्टमर पहले 29 खरीद रहा था, लेकिन उसको थोड़ा सा हल्का सा ढीला हो रहा था, हल्का सा। अब वो 28.5 खरीद रहा है, कस्टमर नहीं बढ़ गया तुम्हारा, बहुत हल्का माइनर फर्क पड़ेगा, कॉस्ट पे बहुत बड़ी फर्क पड़ जाएगी। क्या बोलता है? सिंप्लीफाई करके रखो, जितना ज़रूरत है उतना ही साइज, शेप, कलर वलर रखा करो। हाँ, जो चीज़ पे ज़्यादा आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे असर नहीं पड़ता है वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हो गया क्या आपका सिंप्लीफिकेशन। तो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन वो सब से बच जाओगे। अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह का माल भी इकट्ठा करके रखने से बच जाओगे। आप 50 तरह का सामान